गुड आफ्टरनून, नमस्ते। मैं केंद्र सिंह चौहान लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गनौरा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया है उसके अंदर बहुभाषिक शिक्षण के लाभ इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो पहले तो हम उसके बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो बहुभाषिक शिक्षण के लाभ क्या है? तो व्यापक सोच का विकास, व्यापक सोच का विकास करने के लिए बहुभाषी शिक्षण होना बहुत ही जरूरी है। बहुभाषी शिक्षण यानी कि एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान है, तो आपकी जो सोच है वो बहुत ही व्यापक बन जाएगी। आप अच्छे से अच्छे विचार प्रस्तुत कर पाएंगे। किसी भी वस्तु के बारे में आप अच्छे से विचार व्यक्त कर पाएंगे, उसके बारे में सोच पाएंगे। राजनीतिक विकास के लिए बहुभाषी शिक्षण का होना बहुत ही जरूरी है। बहुभाषी शिक्षण आपको एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान है, तो आप राजनीति के क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। एक देश को चलाने के लिए हमारा जैसे भारत देश है वो बहुत ही बड़ा देश है। इस देश को चलाने के लिए अलग अलग राज्यों के अंदर जाना पड़ता है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो अलग अलग राज्यों के लोगों को समझाने के लिए, उनके विचारों को समझने के लिए हमें अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो आपको अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होगा तो आप राजनीति के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा विकास कर पाएंगे। इसके बाद में जो अगला बिंदु है वह है ज्ञान में वृद्धि। ज्ञान में वृद्धि भी बहुभाषी शिक्षण से संभव है। आपको एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान है, तो आप एक क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में जाओगे तो उन विषय वस्तुओं के बारे में आप जानकारी ले सकते हो, आप उनसे बातचीत कर सकते हो, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। इसके बाद में है आर्थिक विकास के क्षेत्र में भी बहुभाषी शिक्षण का होना बहुत ही जरूरी है। आपको एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान है तो आपका जो आर्थिक विकास है वह संभव है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं कि आप हमारे देश को छोड़ करके विदेशों में जाते हैं नौकरी करने के लिए या रोजगार पाने के लिए, तो आपको जिस भी कंट्रीज में या जिस भी देश में आप जा रहे हो उस देश के अगर भाषा का ज्ञान होगा तो आप वहाँ सरलता से रोजगार ढूंढ पाएंगे और वहाँ के लोगों के साथ में अच्छा तालमेल बिठा पाएंगे। तो ये भी बहुभाषी शिक्षण या बहुत अधिक एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होगा आपको, तो ये भी आपके लिए एक काम की वस्तु है या भाषा है काम की। इसके बाद में है राष्ट्रीय एकता की संभावनाएं। बहुभाषी शिक्षण के होने से या बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होने से राष्ट्रीय एकता भी आप रख सकते हैं। हमारे देश को जिस प्रकार से वर्तमान में एक होकर के या संगठित करके रखा गया है वह भाषा का ही खेल है। अगर भाषा नहीं होती इस इतने बड़े देश को एक अखंड भारत के रूप में बनाए रखना संभव नहीं था। इसलिए राष्ट्रीय एकता के लिए भी बहुभाषी शिक्षण का होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद में बौद्धिक विकास की संभावनाएं। बौद्धिक विकास, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होगा तो आपकी बुद्धि का विकास होगा, आपका विकास होगा। आप कहीं पर भी जाकर के कोई भी कार्य कर पाओगे, किसी से भी बातचीत कर पाओगे, कोई भी ग्रंथ होगा उसका अध्ययन कर सकते हो, किसी भी भाषा में कोई भी पुस्तक लिखी होगी उसको आप पढ़ पाओगे। इससे आपका बौद्धिक विकास भी होगा। इसीलिए हमें एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावनाएं या अंतर्राष्ट्रीय एकता या अंतर्राष्ट्रीय सद्भावनाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है। जैसे कि बहुभाषा का ज्ञान होगा तो हम हमारे देश को छोड़ करके दूसरे देश में के अंदर भी जाएंगे या दूसरे देश के जो नेता हैं वह हमारे देश के अंदर भी आते हैं, तो जो अंग्रेजी वर्तमान समय की जो भाषा है अंग्रेजी, उस अंग्रेजी के माध्यम से
एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं और एक दूसरे से तालमेल बिठा पाते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए भी बहुभाषा का या एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखना बहुत ही जरूरी है। ये टॉपिक हमने अगले वीडियो में पढ़ लिया था। आज क्योंकि हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज वह टॉपिक अगले टॉपिक से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने आपको उसका पुनः अध्ययन या रिवीजन करवाया है इस वीडियो के अंदर। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह यही है, बहुभाषिकता शिक्षण की अधिगम सामग्री, यानी कि जो बहुभाषा शिक्षण है, यानी कि एक से अधिक भाषाएं कैसे सीखी जा सकती हैं, उसको सीखने के लिए कौन कौन सी सामग्रियां हैं, उन सामग्रियों के बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं विद्यार्थियों। तो शुरू करते हैं हम भाषा विषय चार्ट का उपयोग। भाषा विषय चार्ट का उपयोग। कोई भी भाषा हो, अगर आपने उस भाषा के बारे में, उसकी वर्णमाला के बारे में, उसके शब्दकोश के बारे में, उसके व्याकरण के बारे में अगर आपने चार्ट बनाया है तो आप उस चार्ट के माध्यम से उस भाषा को आसानी से सीख पाएंगे। तो देख लेते हैं शिक्षक स्वयं व्याकरण के नियम, अध्यापन तालिका, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द एवं एक शब्द भेदों आदि पर चार्ट तैयार कर सकता है। आवश्यकता अनुसार एक ही चार्ट पर एकाधिक भाषाओं के तुलनात्मक अध्यापन के लिए चार्ट बनाए जा सकते हैं। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको व्याकरण का ज्ञान है तो आप उस भाषा को किसी भी प्रकार से तोड़ मरोड़ सकते हो, उस भाषा को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो और अच्छे से समझा भी सकते हो। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके व्याकरण पर शिक्षक एक चार्ट बना सकता है और चार्ट के माध्यम से उसको सिखा सकता है। तो आपको चार्ट बनाने के लिए क्यों कहा जा रहा है या शिक्षक? तो आप बीएड कर रहे हो, आने वाले समय में आप भी शिक्षक बनोगे। तो बहुभाषा शिक्षण किस प्रकार से आप सिखा पाओगे बच्चों को, एक से अधिक भाषा का ज्ञान कैसे सिखा पाओगे, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, उन सामग्रियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो व्याकरण के नियम, व्याकरण के जो नियम है उन नियमों के बारे में आप एक चार्ट पर लिखिए और उस चार्ट को ऐसी जगह पर लगाइए जहां पर आने जाने वाला हर विद्यार्थी उसको देख सके। क्लास के अंदर आप उस चार्ट को लगा सकते हैं जिससे रोज उस चार्ट पर निगाहें पड़ेंगी, रोज उस चार्ट पर निगाहें पड़ेंगी, जिससे आप एक बार न पूर्ण दिन में 10 बार उस पर नजरें पड़ती हैं तो इससे आपको व्याकरण का ज्ञान धीरे धीरे हो जाएगा। इसके बाद में उपसर्ग, जो उपसर्ग हैं उन उपसर्गों की भी आप एक चार्ट बनाइए और लगाइए। उपसर्ग जो शब्द के आगे जुड़ करके अर्थ के अंदर परिवर्तन करते हैं उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो उपसर्ग का भी चार्ट बनाया जा सकता है। इसके बाद में विलोम शब्द। विलोम शब्द किसी भी जो भी शब्द होता है उसका उल्टा, जैसे कि रात है तो रात का पर्याय दिन है, ठीक है। इस प्रकार से विलोम शब्द जो है वह छाया तो धूप, रात तो दिन, इस प्रकार से विलोम शब्द के माध्यम से या विलोम शब्दों का चार्ट बना करके भी आप विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे कि विद्यार्थी अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। इसके बाद में शब्द भेद आदि पर चार्ट तैयार कर सकते हैं। शब्द भेदों के बारे में भी आप चार्ट तैयार कर सकते हैं और इससे आप विद्यार्थियों को अच्छे से अच्छा ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो एक से अधिक भाषा को सीखने के लिए ये जो सामग्रियां हैं वो बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपने चार्ट के माध्यम से विद्यार्थियों को ज्ञान देंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से वे समझ पाएंगे और जो चार्ट है वह रोजाना
उनके सामने प्रस्तुत किए जाएगा, तो जिससे उनको रोज वह शब्दों पर निगाहें पड़ेंगी, वह जो शब्द है वह उनके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो बहुभाषी जो शिक्षण है उसके लिए यह बहुत ही जरूरी है। इसके बाद में अगला जो बिंदु है वह है फ्लैश कार्ड या चित्रात्मक कार्ड का उपयोग। फ्लैश कार्ड या चित्रात्मक कार्ड का उपयोग। अब ये फ्लैश कार्ड या चित्रात्मक कार्ड क्या होता है? तो ये जो चित्रात्मक कार्ड है वह 10x12 या 6x15 साइज का होता है। एक मोटा गत्ता होता है, उस गत्ते पर चित्रों के माध्यम से ज्ञान दिया जा सकता है। आपने देखा होगा जो छोटे बालक हैं, पहली से लेकर के 5वीं तक के विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों की जो बुक है उन बुकों के अंदर पहले चित्र दे रखे हैं और उन चित्रों के साइड में जो कॉलम होते हैं वो खाली छोड़े जाते हैं और उस चित्र के माध्यम से कहा जाता है ये किसका चित्र है, इसके अंदर इस कॉलम के अंदर भरिए। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो शब्द लिखे जाते हैं और कहा जाता है इस शब्द का विलोम लिखिए, इस शब्द का पर्याय लिखिए, इस शब्द का उपसर्ग कौन सा है वो लिखिए। इस प्रकार से चित्रों के माध्यम से भी एक अच्छा ज्ञान दिया जा सकता है। आपको पता होगा कि अगर एक बार हम किसी भी वस्तु या किसी प्राणी का एक बार हम चित्र देख लेते हैं तो उसके बारे में अच्छे से हम वर्णन कर सकते हैं। वह चित्र हमारे निगाहों के अंदर पूर्ण रूप से बस जाता है, जिससे कि हमें उसका पूर्ण रूप से नॉलेज प्राप्त हो जाता है। तो एक अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक चित्रों का होना भी बहुत जरूरी है। चित्रों को देख करके हम बता सकते हैं यह किसका चित्र है, इसके अंदर किसका कौन सा दृश्य दिखाया गया है, उसके बारे में पूर्ण रूप से व्याख्या हम कर सकते हैं। तो चित्रों के माध्यम से भी हम भाषा को सीख सकते हैं। ये जो फ्लैश कार्ड होता है वह 10x12 या 6x15 आकार के मोटे कागज के बने होते हैं। ये चित्र इन कार्डों के एक और शब्द होता है और दूसरी ओर उसका अर्थ होता है। जैसे अब ये कार्ड बना लिए, चित्रात्मक कार्ड बनाने के बाद में एक और तो शब्द होता है, दूसरी ओर उसका अर्थ होता है। तो इससे क्या होता है, जैसे कि यह अपन उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं इस कवर को। जैसे कि ये चित्रात्मक कार्ड है, इसको यही मानिए, यहाँ पर शब्द लिखा है, इस और अर्थ लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जैसे इस कार्ड को इस प्रकार से रखा आपके सामने और यहाँ पर जो शब्द लिखा है, अब आपको पूछा इसका एक बार आपने देख लिया, ये शब्द लिखा हुआ है, यहाँ अर्थ लिखा हुआ है, आपने देख लिया। दोबारा क्या करेंगे, यहाँ पर आपने देखा और इस तरफ से बंद कर लेंगे, इसको नीचे रखेंगे। इससे क्या होगा कि आपने यहाँ पर शब्द देखा, एक बार आपने पढ़ लिया था इसका अर्थ क्या है, दोबारा आपको यहाँ शब्द पढ़ोगे, फिर देखोगे इसका अर्थ ये है, इसके बाद आप खोल के देखोगे नहीं, मैंने जो बोला उसका अर्थ वही है। इस प्रकार से भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो जो चित्रात्मक कार्ड होते हैं वो एक मोटे कागज के बने हुए होते हैं, उस पर शब्द लिखे हुए होते हैं और उस शब्दों का अर्थ पीछे लिखा हुआ होता है। तो अगर हमसे अगर कोई गलती हो जाती है, हम उस कार्ड को पलट करके भी देख सकते हैं। इससे भाषा का ज्ञान बहुत आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी सामग्री है भाषा को सीखने के लिए। तो चित्रात्मक जो कार्ड है उनका उपयोग भी करना चाहिए। जो छोटी क्लास है उसके अंदर तो विशेष रूप से किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि कोई भी पुस्तक होती है, उस पुस्तक के अंदर चित्र दे रखे हुए होते हैं, चाहे वो छोटी क्लास हो या बड़ी क्लास हो, चित्र दे रखे होते हैं और चित्र के साथ में ही उसका वर्णन किया जाता है। ताकि क्या होता है, उस चित्र को देख करके भी हम आधा ज्ञान तो हमें हो जाता है वो चित्र के अंदर दिखाया क्या गया है, और फिर उसका विश्लेषण हम देखेंगे, उसका अर्थ देखेंगे, तो हमें पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाएगा। जो चित्रात्मक कार्ड या जो फ्लैश कार्ड है उसके माध्यम से भी भाषा को अच्छी तरीके से सीखा जा सकता है। भाषा को सीखने की यह एक बहुत ही अच्छी सामग्री मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। शब्द पट्टी क्या होती है, इसके द्वारा शब्द देखकर उसी प्रकार के अन्य शब्दों के, अन्य भाषा के शब्दों को खोजकर शब्द नीचे लगाकर एक या दो, एक साथ दो या अधिक भाषाओं के शब्द सिखाने का जो खेल है वो खिलाया जाता है। तो अब शब्द पट्टी क्या होती है?
कि पूर्ण रूप से एक पट्टी होती है, उसके अंदर शब्द लिख दिए हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मकान, दुकान, हल, गाड़ी, सड़क, पंखा, टीवी, इस प्रकार से आपने शब्द लिख लिए। अब उन शब्दों को लिखा, तो आपने लिखा बस, गाड़ी, ठीक है। जैसे कि आपने लिखा मकान, अब मकान को इंग्लिश भाषा में क्या कहते हैं? होम कहते हैं, होम, मकान। इस प्रकार से एक से अधिक भाषाओं, जैसे कि शब्द पट्टी में आपने पूर्ण शब्द लिख लिए, इन शब्दों के नीचे आप दूसरी भाषाओं को भी लिख सकते हो। जैसे कि मकान में इंग्लिश में क्या कहते हैं? होम कहते हैं, गुजराती भाषा में क्या कहते हैं, तमिल में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, फारसी में क्या कहते हैं, रूसी में क्या कहते हैं, अमेरिकन जो भाषा में उसको क्या कहते हैं, कन्नड़ में क्या कहते हैं। ये सारी चीजें आपने पूर्ण रूप से लिख लिया। आपको जो भाषा आ रही थी, आपको भाषा हिंदी भाषा आ रही थी, आपने हिंदी भाषा में मकान लिख लिया, इंग्लिश भाषा में उसको क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं, इन सारी भाषाओं के बारे में आपने इसके नीचे लिख लिया, ताकि आप जब भी उस शब्द पट्टी को उठाओगे तो आपको पता है मकान को अन्य भाषाओं में क्या कहते हैं। आपने उन भाषाओं के अन्य एक भाषा आपको आ रही थी, तो बाकी सारी भाषाओं के बारे में आपने उसका नाम लिख लिया, ताकि आप जब भी पढ़ोगे, जब भी उसको देखोगे, तो आप अच्छी तरीके से उसका विश्लेषण कर पाओगे। तो यहाँ शब्द पट्टी भी होनी जरूरी है। शब्द पट्टी एक तरीके से हम कह सकते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर भी अलग अलग अर्थ होते हैं शब्द के, उसी प्रकार से अलग अलग भाषाओं के अंदर शब्दों को क्या कहा जाता है। अलग अलग भाषाएं जो होती हैं, उनके अंदर कौन सी भाषा में इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, किस प्रकार से बोला जाता है, कौन कौन से शब्दों का उपयोग किया जाता है उसको समझने के लिए। इसलिए शब्द पट्टी होगी तो आप उसको आसानी से समझ पाएंगे, आसानी से समझा भी पाएंगे, आसानी से पढ़ पाएंगे, आसानी से उस भाषा को सीख पाएंगे। तो एक से अधिक भाषा सीखने के लिए शब्द पट्टी होना बहुत ही जरूरी है। मैं तो यही मानता हूँ, शब्द पट्टी होगी तो आप एक से अधिक भाषाएं बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे, क्योंकि आपके सामने एक शब्द है, उस शब्द को अन्य भाषाओं में किस किस नाम से जाना जाता है और क्या कहा जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है, पूर्ण रूप से आपके सामने लिखा हुआ होगा बायोडाटा। तो इससे क्या होगा, आप आसानी से उस भाषा को सीख पाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप वीडियो को बैक करके या जो मैंने नोट्स लिखे हैं बोर्ड के ऊपर, उसको आप अपनी नोटबुक में अंदर लिख सकते हैं। जैसे ही मैं साइड में होता हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो को बैक करके आप इस बोर्ड पर मैंने जो भी लिखा है वो अपनी नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोटबुक में नोट कर लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। शब्द सूची का उपयोग। शब्द सूची का उपयोग, एक बोर्ड पर शब्द सूची, एक बोर्ड पर शब्द सूची तैयार कर ली जाती है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की भाषाओं के समानार्थी शब्दों का संकलन कराया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि एक शब्द सूची का उपयोग किया जाता है। शब्द सूची यानी कि आप कह सकते हो एक शब्द उसके अनेक अर्थ। एक शब्द होता है जिसके अनेक अर्थ होते हैं, यानी कि उसके समानार्थी शब्दों को ढूंढना है और उसके अर्थ को ढूंढना है। तो फिर क्या होता है कि एक बोर्ड पर शब्द सूची तैयार कर ली जाती है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की भाषाओं के समानार्थी शब्दों का संकलन कराया जाता है। जैसे कि आपने लिख लिया राम, तो राम के समानार्थी शब्द अन्य भाषाओं के जो शब्द होते हैं उन शब्दों को ढूंढने के लिए कहा जाता है। सूची पूर्ण रूप से बनी हुई है, अब उसके समानार्थी शब्दों को ढूंढना है। राम, जैसे कि आपका राम लिख दिया, राम के समान ही अन्य भाषा के जो शब्द हैं उन शब्दों को सूची के अंदर ढूंढना है। जैसे कि कृष्ण के समानार्थी ढूंढो,
रात के समानार्थी ढूंढो, दिन के समानार्थी ढूंढो। उस प्रकार से अन्य भाषाओं में उस शब्द के समान जो अर्थ रखने वाले हैं या उस शब्द के समान दिखने वाले हैं, ऐसे सारे के सारे शब्दों को उसके अंदर लिखा जाता है और उसको ढूंढा जाता है। जैसे कि सीता, शीला, मीना, इस प्रकार से जो शब्द होते हैं वो समान है। क्यों? उसकी मात्रा लगभग पूर्ण रूप से समान है। इस प्रकार से समानार्थी शब्दों को एक चार्ट पर या एक सूची बनाई जाती है जिसके अंदर लिखा जाता है और अन्य भाषाओं के जो उसके समानार्थी अर्थ निकालने वाले जो शब्द होते हैं उन शब्दों को उसके सामने लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। चकती का उपयोग, चकती का उपयोग यह हार्डबोर्ड की बनाई जाती है। इसमें दो चकतियां होती हैं, इसमें दो चकतियां होती हैं। एक चकती पर मानक भाषा के शब्द लिखे होते हैं तथा दूसरी जो ऊपर रहती हैं उस पर खिड़की या खिड़कियां काटी जाती हैं कि जब ऊपर चकती को घुमाते हैं तो उसकी खिड़की के नीचे लिखे विभिन्न भाषा के शब्द आ जाते हैं। इसे बालक पढ़कर लिख लेता है। अब इसको समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आपने देखा होगा कि एक नक्शा बेचने वाले आते हैं तो पूर्ण रूप से गोल नक्शा होता है चकती की तरह पूर्ण रूप से, और उसके अंदर आपने देखा होगा एक पूर्ण चकती है और इसके नीचे खिड़कियों की तरह काटा जाता है। फिर क्या होता है, उस नक्शे के बीचों बीच में कील डाली जाती है, कील से उस नक्शे को पूर्ण रूप से फिट किया जाता है। अब आप उसके अंदर राज्य वगैरह सब लिखे हुए, आप उस खिड़की को घुमाओगे, जहां पर भी जो राज्य आएगा वहां पर वो खिड़की रुक जाएगी। जैसे कि राजस्थान, तो राजस्थान पर आकर के वो खिड़की रुक जाती है। फिर आपने देखा कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है वो भी उसके अंदर लिखा हुआ है। राजस्थान के अंदर कौन कौन सी फसलें हैं वो भी लिखी हुई थी। राजस्थान की जनसंख्या कितनी है वो भी लिखा होता है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है वो भी लिखा हुआ होता है। तो ये सारी की सारी वस्तुएं उसके अंदर लिखी हुई होती हैं। दो चकतियां होती हैं, एक गोल होती है और इसके ऊपर एक छोटी खिड़कियां बनाई हुई होती हैं। उन खिड़कियों के अंदर एक और ऊपर की छत्ती लगाई जाती है, बीच में फिर कील ठोक दी जाती है। जिससे क्या होता है कि जब भी वो ऊपर से जो चक्र है उसको घुमाओगे चकती को, तो बीच में जो खिड़कियां बनी हुई होती हैं उन खिड़कियों के अंदर जहां पर भी जिस राज्य पर जाकर के रुकेगा तो वो बताएगा। उसी प्रकार से भाषा को सीखने के लिए चकती का उपयोग भी कर सकते हैं। आप किसी शब्द को लिख लीजिए, उस शब्द के अर्थ को उस खिड़कियों के अंदर लिख लीजिए। जब भी आप उसको घुमाओगे उसके समानार्थी, उसके समान अर्थ वाले, उससे मिलते जुलते सारे के सारे शब्द उसके अंदर आ जाएंगे और इसको बालक पढ़ करके आसानी से समझ जाता है, सीख जाता है। तो चकती का उपयोग भी बहुभाषीय शिक्षण का एक सामग्री है। इसके माध्यम से बहुत ही सरलता से आप भाषा को सीख सकते हैं। ये बहुत ही उपयोगी है भाषा को सीखने के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे अनुरोध है कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको एक बार आप अपने नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए, ताकि मैं आपको चकती किस प्रकार से होती है इसको मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका नोट कर लीजिए आप वीडियो बैक करके। अब क्या होता है चकती का उपयोग, ये क्या हो गया, एक गोल चकती होगी। इस प्रकार से यहाँ आपने एक गोल चकती बना ली, ठीक है। ऐसे नक्शे बेचने वाले भी आते हैं, आपको पता होगा नक्शे बेचने वाले भी आते हैं। इस प्रकार से गोल नक्शा होता है जैसे कि ये चित्र के अंदर बनाया हुआ है। इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर एक और चकती लगी हुई होती है। इस प्रकार से दो चकतियां होती है, ठीक है। अब इस चकती के अंदर बीच में कील लगी हुई होती है और इसके ऊपर जिस प्रकार से कॉलम बने हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं, खिड़कियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खिड़कियां बोलते हैं। अब इन खिड़कियों के अंदर क्या होता है, अलग अलग राज्य लिखे हुए होते हैं। जैसे कि अब ये अलग अलग राज्य लिखे हुए होते हैं। आपने देखा कि आपने जो खिड़की बनाई है, आपने इस गोल छत्ते को घुमाया,
गोल चक्कर को घुमाने से क्या होता है कि जैसे आप गोल चक्कर को घुमाओगे, अब इस गोल चक्कर को घुमाओगे, यहाँ पर जो खिड़की है, इस खिड़की के अंदर हम मानते हैं यहाँ पर लिखा है राजस्थान, ठीक है। आपने इस गोल को घुमाया, इस गोल को घुमाने के बाद में यहाँ पर आकर के ये खिड़की रुक गई, तो क्या होता है इसके अंदर पूर्ण रूप से आंकड़े लिखे हुए होते हैं इसके अंदर इस प्रकार से। तो क्या हुआ होता है इस खिड़की के अंदर पूर्ण रूप से राजस्थान से जुड़े हुए सारे के सारे आंकड़े मौजूद रहते हैं। आपने यहाँ पर देख लिया राजस्थान, या राजस्थान का क्षेत्रफल, या राजस्थान की जनसंख्या घनत्व, या राजस्थान की जनसंख्या, या लिंगानुपात, यहाँ फसलें, यहाँ पर प्रमुख नदियां, यहाँ पर इसके जो खनिज पदार्थ हैं वो, यहाँ पर उसकी जो त्योहार है प्रमुख रूप से वो, यहाँ पर उसके प्रमुख मेले, इस प्रकार से इस गोल चपाती के अंदर लिखा हुआ होता है। इसको हार्टिक्स की बनी हुई होती है यह चपाती, और इसके ऊपर जो परतें होती हैं और बीच में खिड़कियां बनी हुई होती हैं, उन खिड़कियों के माध्यम से आप आसानी से उस शब्दों से मिलते जुलते शब्द, उसका अर्थ, उसका पर्यायवाची, सारी की सारी वस्तुएं उसके अंदर लिखी हुई होती हैं। इसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आज का हमने जो टॉपिक पढ़ा है बहुभाषी शिक्षण की अधिगम सामग्री, उसके बारे में एक बार पुनः हम रिवीजन कर लेते हैं कि इसको अच्छे तरीके से हम सीख लेते हैं कि इसके अंदर किस किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो शुरू करते हैं हम कि भाषा विषय चार्ट का उपयोग भाषा को सीखने के लिए, भाषा विषय जो चार्ट होता है वह चार्ट होना बहुत ही जरूरी होता है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए आप उसका चार्ट बनाइए। उस चार्ट के अंदर व्याकरण के नियम, विलोम शब्द, पर्यायवाची, उपसर्ग, मिलते जुलते उसके जो एक समानार्थी शब्द, इन शब्दों के बारे में आप एक चार्ट बनाइए। उस चार्ट को बनाने के बाद में आप उस चार्ट को ऐसी जगह रखिए जहां पर आपकी रोज निगाहें पड़े, जिससे क्या होगा आप उसके उस भाषा के बारे में आसानी से सीख पाएंगे। तो चार्ट का उपयोग भी बहुत ही जरूरी माना जाता है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। इसके बाद में फ्लैश कार्ड या चित्रात्मक जो कार्ड होता है उसका उपयोग भी हम कर सकते हैं भाषा को सीखने के लिए। हमारे पास में फ्लैश कार्ड या चित्रात्मक जो कार्ड होता है वह होगा, तो वह क्या होता है 10x20 6x15 का एक मोटा गट्टा होता है। उस गट्टे पर एक और चित्र होते हैं और दूसरी ओर उसका अर्थ लिखा हुआ था। एक और उसका शब्द होता है, दूसरी ओर उसका अर्थ या उसके समानार्थी शब्द लिखे हुए होते हैं। फिर क्या होता है कि उसके अंदर जो चार्ट होता है उसके अंदर लिखा हुआ होता है। फिर क्या होता है वहां पर ये कहा जाता है इसके समानार्थी शब्दों को ढूंढिए, उसका समानार्थी जो अर्थ है उस अर्थ को ढूंढिए और इसके अंदर लिखिए। इस प्रकार से फ्लैश कार्ड बना हुआ होता है, चित्रात्मक फ्लैश कार्ड, और उस फ्लैश कार्ड के माध्यम से भी आप भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। इसके बाद में जो तीसरा जो बिंदु था वो होता था शब्द सूची। शब्द सूची में क्या होता है कि आप शब्दों का संग्रह कीजिए, शब्दों को लिखिए और उसके अन्य भाषा के अंदर जो शब्द हैं उसको ढूंढिए। उस शब्द के समान अन्य भाषा के जो शब्द हैं उस शब्दों को ढूंढिए, उनका समानार्थी अर्थ ढूंढिए। ये सारी की सारी वस्तुएं शब्द सूची लिख करके तैयार कर सकते हैं ताकि हम आसानी से भाषा को सीख सकते हैं। इसके बाद में शब्द पट्टे। शब्द पट्टी भी क्या होता है कि आपने एक शब्द पट्टी बना ली है और जैसे शब्द पट्टी आपने पूर्ण रूप से बना ली, इस प्रकार से आपने शब्द पट्टी बनाई है। यहाँ पर आपने मकान, खेत ये आपने लिख लिया है। अब क्या होता है कि अन्य भाषा के इस प्रकार से आपने बना लिया। अब आपने ये जो पट्टी बनाई है इस पट्टी के अंदर अन्य शब्द भी आपने लिखे हैं, लेकिन इनकी जो समान रूप से जो शब्द आ रहे हैं, जैसे कि दो संख्या है, दो संख्या में जो शब्द आ रहे हैं वो लिखिए। मकान, इसके बाद में जो तीन शब्द आ रहे हैं, तीन शब्दों के अंदर सेम टू सेम इसके लिखिए मकान। खेत की जगह खेत। इस प्रकार से शब्द पट्टी बनी हुई होती है और उसके माध्यम से भी आप भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। और जो चपाती है उसका उपयोग भी आप कर सकते हैं और आप विद्यार्थी अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को आप
2 से 3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। जल्दबाजी करोगे समझ में नहीं आएगा। और मैं आपसे पुनः एक बार अनुरोध करता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी नोट्स यहाँ बोर्ड पर लिखे गए हैं, आप विद्यार्थी से अनुरोध है कि आप वहाँ पर या तो वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। अगर आप वीडियो को नहीं रोक सकते हैं तो आप वहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके मोबाइल के अंदर सेव रहेगा। तो उसके बाद में जब आप वीडियो बार बार नहीं देखो और उसको भी पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, आप वीडियो देखने के बाद में वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अब हम कल पढ़ते हैं। धन्यवाद।